कराची में बारिश को 4 दिन गुजर गए मगर अब भी शहर के कई इलाके ज़ेरे आब हैं, सड़कें बैठ गई हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी अब तक बहाल नहीं हो सकी है। इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। सिर्फ यही नहीं, कराची का पोश इलाका DHA जो मुकम्मल तौर पर सूबाई और वफाकी हुकूमत के दायरा कार से बाहर है, जिसे आज़ादाना तौर पर कंटोनमेंट बोर्ड चलाता है, वहां पर भी मसाइल अब तक हल ना हो सके, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में DHA और क्लिफ्टन के रिहायशी सड़कों पर निकल आए और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का घेराव कर लिया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कंटोनमेंट बोर्ड ने पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली। रेंजर्स एहलकार भी आए। मुजाहिरीन ने कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में तकरार भी हुई। मुजाहिरीन की तरफ से मुतालबात भी रखे गए। आखिर मामला कहां तक जाएगा? 4 दिन गुजरने के बावजूद कंटोनमेंट मसाइल पर काबू पाने के लिए क्यों नाकाम हुई? इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। कंटोनमेंट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलीम भट्टू हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन आज दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने भी कराची के मामले पर एक आला सतह का इजलास तलब किया और कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए वफाकी वजीर असद उमर ने वजीर आज़म इमरान खान को कराची में पानी, सूरज, नालों की सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट के मसाइल और उनके हल पर ब्रीफिंग दी। जिसके बाद वजीर आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत की है और कहा है कि अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते और कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। क्या किरदार अदा करेगा? क्या सिर्फ हुकूमत के साथ मिलकर काम होगा? क्या आज तय पाया है? शहबाज शरीफ कह रहे हैं वो 2 सितंबर को कराची के मुतासरा इलाकों का दौरा करने आ रहे हैं। अब तक वजीर आज़म इमरान खान ने कराची आने का ऐलान क्यों नहीं किया? इस सब पर बात करेंगे आज इस पूरे प्लान पर जो ब्रीफिंग दी गई और क्या हतमी मामला तय पाए हैं, कैसे कराची बेहतर होगा और माजी के मुकाबले में वादों के बरक्स अब बात होगी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। असद उमर साहब, आज फाइनली वजीर आज़म ने क्या फैसले किए हैं और क्या माजी के बरक्स होगा कि टाइमलाइन होगी, डेफिनेट टाइम पीरियड में चीज़ें डिलीवर करनी होंगी कराची के अवाम में? जी, आज हमने प्रेजेंटेशन की जो हमारी सिंध हुकूमत के साथ पहले मुलाकात हुई थी, उसके अंदर जो एरियाज जो मुख्तलिफ काम करने के जो हैं उनको सामने रखते हुए और अभी जो हमारे सामने जो मंसूबे हैं, तो आज प्लानिंग मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी तजावीज़ रखी। दूसरे हमारे कमेटी के कुछ मेंबर्स भी उसके अंदर शामिल थे मीटिंग के अंदर और वज़ीर आज़म से इसकी अप्रूवल लेने के बाद अब वो हमने जो है प्रपोजल जो है वो सिंध हुकूमत के साथ शेयर कर लिया है और उम्मीद ये है कि अगले चंद दिन के अंदर सिंध हुकूमत और हम साथ बैठ के एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला कर लेंगे। और इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से मंसूबे हैं, कौन से एरियाज़ हैं, वो तो पहले हमने बात कर ली थी। उसके अंदर पानी की सप्लाई थी, सुएज था, कचरे की सफाई का था मामला, ट्रांसपोर्ट के मामला थे, सड़कें थी। अब जो है उसके अंदर हमने स्पेसिफिक यानी कौन कौन सी स्कीम्स इस हेड्स के अंदर हमने करनी है। हमारी तजवीज़ क्या है कि इनमें से कौन सी जो लीड है वो वफाक के पास होनी चाहिए, किसकी सूबे के पास होनी चाहिए, फंडिंग सोर्सेज जो हैं वो क्या होंगे, किसको वफाक ने फंड करना है, किसको सूबे ने फंड करना है, ये तमाम तफसीलात और उसका एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या बनाया जाए कि जब काम शुरू होगा तो उसको कैसे देखा जाए, ये पूरा हमने एक मुसवदा बना के सिंध हुकूमत को भेज दिया है आज। और जैसे मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों के अंदर ही, और सिर्फ आपको ये जताने के लिए नहीं कि काम ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन किस जहन के साथ जो एक सबकी कराची की ख्वाहिश है, सबसे अहम वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है, हम सब की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द एक इमरजेंसी बुनियाद पे काम किया जाए। तो मैं हमारे जो प्लानिंग के सेक्रेटरी हैं मतर राना और उनकी टीम जो है हफ्ते इतवार को बैठ के उन्होंने काम किया। कल मेरे से 2 रिसाइकिल हुए। तो इस जज्बे के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे मामला जो हैं सिंध हुकूमत के साथ भी तय हो जाएं और काम ग्राउंड के ऊपर कुछ शुरू हो जाए। सर, और आपको लग रहा है कि इस फ्रेमवर्क पर एग्रीमेंट हो जाएगा? क्योंकि गुज़िश्ता 2 बरसों में नहीं हो सका। पिछले 12 बरस में पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम से जो वादा किया नहीं पूरा किया। पिछले 2 सालों में वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियां बनाई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 162 अरब रुपए का वादा किया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब आप दोनों का अग्रीमेंट हो जाएगा और वापस बात वहीं नहीं फंस जाएगी कि जी इत्तफाक नहीं हो पा रहा और कराची के अवाम भुगतते रहें। ऐसा नहीं होगा, बात आगे बढ़ेगी। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि ग्राउंड पे काम नहीं हो पाया। तो अब वो 2 ही हमारे पास चॉइसेस हैं, या तो
सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत अलग अलग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को ये बताती है कि दूसरी जो साइड है उसकी वजह से काम नहीं हो सक रहा है, या अगर वाकई में खुलूस से नियत रखते हैं हम और चाहते हैं तो फिर साथ बैठें और साथ बैठ के मुश्तरका तौर पे जिम्मेदारी हासिल करें। सियासत करने के लिए मैंने पहले भी कहा है बहुत सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, सियासी हमारा इख्तलाफ है, सियासत चलती रहेगी, लेकिन जो कराची के अवाम का हक है, जो तरक्याती काम है, उसके अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस जज्बे के साथ हम बैठे में आज जो हमने वहां पर जो प्रपोजल भेजे हैं वो एक ओवरऑल जो फ्रेमवर्क जिसके ऊपर उसूली तौर पर इत्तेफाक हो गया था हमारे दरमियान, चीफ मिनिस्टर सिंध और उनकी टीम के दरमियान, उसी से मुताबिकत रखता है। उसके अंदर तरजीहात ऊपर नीचे हो सकती हैं, स्कीम कौन सी होनी चाहिए, कौन सी वफाक करे, ये नहीं। हो सकता है कि वो उनकी तरफ से कोई तजावीज आए कि उसमें थोड़ी रद्द-बदल की, लेकिन उसूली तौर पर जो हमने फ्रेमवर्क भेजा है इसके ऊपर पहले से इत्तेफाक हो चुका है। अच्छा, और इस फ्रेमवर्क में आगे बल्दियाती निज़ाम क्या होगा और मेयर का इख्तियार क्या होगा, इस पर भी बात हुई है, क्योंकि एक अजीब सी सूरत हाल में फंस गए कराची के वोटर्स और कराची के अवाम। पीपल्स पार्टी को कराची के वोट की ज़रूरत नहीं है सिंध हुकूमत बनाने के लिए, कराची के अवाम उन्हें वोट देते भी नहीं हैं। वोट देकर मेयर MQM का बना दिया, वो 4 साल ये बताते रहे कि जी मेरे पास इख्तियार नहीं है, जो इख्तियार थे वो भी काम नहीं उन्होंने किए। मेयर MQM का बना दिया, मगर MNAs MPs आपकी पार्टी के बना दिए। अब आप पर एतराज़ हो रहा है कि जी वफाक ने भी काम नहीं किया। तो ये जो तजादात है जिसमें कराची के अवाम फंस गए बीच में, इससे निकला जाए, कोई ऐसा निज़ाम है, उस पर भी बात हुई है। देखिए, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। अगर ऐसा निज़ाम जो हमारे आइन की रूह के मुताबिक होना चाहिए अगर वो बना होता तो शायद आज हमें ये ज़रूरत ना पेश आती, शायद आज आप उसी के सवाल ना कर रहे होते। और आपको पता है कि पहले MQM भी पिटीशन फाइल कर चुकी है 140 से आइन का जो शिक है जिसके मुताबिक एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम बनना है सारे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ कराची के लिए नहीं, जो इंतज़ामी, माली और सियासी तौर पर खुद मुख्तार हो। उसकी रूह के मुताबिक सिंध का इस वक्त लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म खुद, इमरान खान और मैं उसके पिटिशनर्स हैं। हमने भी ये पिटिशन फाइल की हुई है, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की हुई है कि देखा जाए और सिंध की हुकूमत को हिदायत दी जाए कि आइन की जो असल रूह है उसके मुताबिक एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लाया जाए। हमने पिछली मीटिंग के अंदर ये जिक्र भी किया था, मेरे ख्याल में तो उनके लिए एक सियासी बजाय कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हो। जिस तरीके से पहले भी अफसोसनाक बात है, आपको पता है कि उस वक्त पंजाब और सिंध के अंदर जो इलेक्शन कराए गए थे वो भी सुप्रीम कोर्ट को फाइनली एक ऑर्डर देना पड़ा था और एक धमकी दे के, एक अल्टीमेटम दे के डेट सेट की थी, जिसके बाद वो इलेक्शन हुआ था। तो उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत खुद, क्योंकि अभी तो मुकामी हुकूमत की टर्म खत्म हो गई है, एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट होने जा रहा है, तो अगले इलेक्शन से पहले एक बेहतर निज़ाम, और सिर्फ कराची के लिए नहीं सिंध के तमाम इलाकों के लिए एक ऐसा निज़ाम लेकर आएंगे जो आइन की असली रूह के मुताबिक हो और जहां अवाम तक इख्तियारत पहुंचे। अच्छा, मगर इसके अंदर भी एक मसला है, अगर आप उस निज़ाम पर भी कंसेंसस हो जाए तो कराची का जो एक एरिया है, जो डेवलप्ड एरिया जिसको आप कहें, उसमें से 500 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 200 स्क्वायर किलोमीटर कंटोनमेंट बोर्ड के पास है, और फिर उसके बाद एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, आर्मी, स्टील मिल, सिविल एविएशन, उनकी अपनी अपनी अलग ज़मीनें हैं जहाँ पर जुरिस्डिक्शन के मसाइल आते हैं। तो अगर आप सिंध हुकूमत के साथ मामला तय कर भी लें तो ये जो बाकी बॉडीज़ हैं इनके साथ भी तय करेंगे कि आप मेयर को बाइख्तियार बना दें, वो ये ना कह रहा हो कि जी 1/3 हिस्सा तो मेरे पास है ही नहीं। तो कम से कम एक ऐसा निज़ाम हो जिसमें सारे के सारे एरियाज एक के अंडर आते हो मेयर के, या जो भी कराची को चलाए। ये बिल्कुल जायज़ बात आप कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे ख्याल में जब तक शामिल ना हो, और हमने जो के अंदर जो अपनी तजावीज़ भी रखी हैं उसके अंदर भी इसी को जहन में रखते हुए हमने सिफारिशात मुरतब की हैं। जब तक तमाम वो स्टेक होल्डर्स जिनके इख्तियारात हैं कराची में किसी न किसी सूरत के अंदर, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, मुकामी हुकूमत हो, या ये जो जुरिस्डिक्शंस हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और दूसरे वो इदारे हैं जिनके पास इख्तियार है अपने अपने एरियाज के अंदर, जब तक वो तमाम एक पेज पर साथ आकर इकट्ठे मिलके, वरना यही तो होता रहे ना शाहजेब, आप भी देखते रहे, हम भी देखते रहे कराची के अंदर होता क्या रहा है। यही बात आखिर में सब आड़े आती है कि जी वो क्या करें, हमारे पास इस चीज का इख्तियार नहीं है, वो दूसरा कहता है हमारे पास इस चीज का इख्तियार नहीं है, और नतीजा एंड में ये निकलता है कि सब तो अपने अपने सफाई दे के निकल जाते हैं। कराची जो है वो वैसा भी नहीं रहता जैसे पहले था, उससे मजीद तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाता है, और जो अभी हालिया बारिशों के अंदर देखा है वो तो सबके सामने है।
ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कराची पीछे गया है, दुनिया आगे गई है, कराची पीछे गया है। अब आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आपका अपना घर डीएचए कराची में है, दूर थोड़ा सा समंदर है, मगर पानी का इनखला नहीं हो सका। सुरजानी और डीएचए दो एरिया रह गए जहाँ पर पानी खड़ा है। तो आपको लगता है कि मिल बैठकर ही हल तलाश किया जाएगा तो इस शहर का हल निकलेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें ना, मेरे जो कराची घर जहाँ मेरी फैमिली रहती है, वहीं की अगर आप सूरत हाल देख लें तो 2 दिन तक तो, क्योंकि हमारे पास तो वो बड़ी बड़ी एसयूवीज हैं नहीं, हमारे पास वो नॉर्मल गाड़ियां हैं। 2 दिन 2.5 दिन तो हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, और 62 घंटे तक हमारे पास बिजली नहीं थी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक काम ही नहीं कर सकते। जब तक पानी नीचे नहीं जाएगा तो बिजली वापस नहीं आ सकती। सो वो तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है वो कराची की कोई एक मखसूस इलाके की नहीं है, वो तमाम कराची के इलाकों के ऊपर वही सूरत हाल है, बशमूल इन इलाकों का जहां पर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग रहते हैं। सो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर, और उस शहर के अंदर सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के टैक्स देने वाले लोग हैं, वो भी जो है बुनियादी सहूलतों से इस वक्त उनको मुयसर नहीं है। तो किसी सूरत में भी ये सूरत हाल ठीक नहीं है। अगर उसके बाद लोग जो है आवाज उठाते हैं और उसके बाद खुदा न खास्ता लोग उसको फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो हम बहुत मुतहर्रिक हो जाते हैं। तो हम जो बुनियादी उस सूरत हाल को पैदा क्यों होने दें? इसी स्पिरिट के साथ आपको पता है आजकल मैं एक जनूबी बलूचिस्तान के स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज, तरक्याती पैकेज के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। वहां पर भी यही सूरत हाल है कि क्योंकि इतनी ज्यादा महरूमी है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की वारदातें वहां पर हो रही हैं। तो सिक्योरिटी के जरूर इकदाम उठाए जाएं, और सिक्योरिटी की जो एक्शन लेने की जरूरत है वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड की जाए। लेकिन अगर आप उसकी जड़ तक पहुंचना चाहते हैं तो लोगों के जो हकूक हैं वो उनको दिलाएं। खुद ब खुद खत्म हो जाएगा वहां, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, ड्रेन द स्वैम्प। ना महरूमी होगी, ना कोई दहशतगर्दी के पनप सकती है फिर वहां पर। साथ में बताइएगा, 2 प्रोजेक्ट जो वफाक की जिम्मेदारी थी वो भी डिलीवर नहीं हो सके। अब तो हर शहर में तकरीबन पाकिस्तान में एक ट्रांसपोर्ट का मौजूद है। ग्रीन लाइन वफाक ने ली थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं पूरा कर सका। K4 में वफाक अपना काम नहीं पूरा कर सका। तो इसकी भी आपने टाइमलाइन तय की है कि वफाकी हुकूमत भी अपने हिस्से का काम पूरा करेगी? देखिए, ग्रीन लाइन जो है वो वफाक ने जिम्मेदारी ले ली थी। जब हमारी हुकूमत आई, पहले वो 50-50 की बुनियाद पर हो रहा था, तो वफाक ने कहा कि हम ये पूरा कर देंगे। उसका जो है वो एक फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन होना था सिंध हुकूमत के साथ। वो फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है वो फाइनली मई 2019 में जाके साइन हुआ। तो वो प्रोजेक्ट जो एक पॉइंट पे जाके रुक गया था, उसके बाद वहां से काम करना शुरू हुआ है। अब उसकी बसेस वगैरह भी ऑर्डर हो गई हैं, उसका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो भी बन रहा है, और उम्मीद ये है कि इसी माली साल के अंदर ग्रीन लाइन मुकम्मल हो जाएगी। K4 जो है उसकी लीड अभी तक सिंध हुकूमत के पास है। वो भी 50-50 बेसिस पे फाइनेंस हो रहा था, लेकिन जो ओरिजिनल 27 अरब रुपए के करीब थे जो उस प्रोजेक्ट के लिए, मंसूबे के लिए मंजूर किए गए थे, तो उसके तो कहीं करीब भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होने वाला। उससे बहुत ज्यादा एक ओवररन होने वाला है। टेक्निकल मसाइल आ गए थे, दोबारा से कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया। टेक्निकल रिपोर्ट जो है वो सिंध की हुकूमत को दे दी गई है, उनकी काबीना को प्रेजेंट हो गई है। सिंध हुकूमत ने वो हमें भेजनी है ताकि वफाक उसके अंदर टेक्निक के फोरम से उसके अप्रूवल्स कर सके। देखें बातचीत के अंदर क्या होता है, शायद K4 की किसकी लीड हो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर शायद बात हो। सब और आगे बढ़ाने के लिए क्या वज़ीर आज़म खुद भी कराची आके कुछ वक्त गुजारने के लिए तैयार हैं? वो जब से इलेक्शन जीते हैं वो कराची में वक्त उन्होंने कम गुजारा। पिछली 2 दफ़ा तो उन्हें आना था, वो आए नहीं। तो कम से कम कराची ने उन्हें मैंडेट दिया है, कराची में आएँ, खुद देखें कि किस तरीके से जो वफाक के प्रोजेक्ट से उनकी डिलीवरी हो रही है, सिंध हुकूमत के साथ किस तरीके से मिलकर आगे बढ़ना है। कराची को भी वक्त देने को तैयार हैं। दूसरे सूबों में जाते हैं, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए, 2 मुख्तलिफ चीज़ें। एक हद तक तो मुझे बिल्कुल ये समझ में आता है। मैं उस दिन भी बोल रहा था, 70 साल की पाकिस्तान की सियासत की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है। अगर मैं एक अमूमी तौर पर बात करूं तो कायद आज़म तो जाहिर है उनकी तो पैदाइश ही इस शहर से थी, और कायद मिल्लत भी जो है लियाकत अली खान, वो एक कराची वाले तस्वर किए जाते हैं, हालांकि वो बाहर से आए थे। उसके बाद ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि कराची ने किसी कराची से बाहर वाले को अपना लीडर माना है, और वो इमरान खान को माना है। वो सिर्फ उन्होंने वोट नहीं डाला,
वो इमरान खान के साथ उनका एक जज्बाती लगाव भी है, एक उम्मीद है इमरान खान के साथ, जो उम्मीद कराची के अंदर खत्म हो चुकी थी। आप जानते हैं कि कितनी नाउमीदी है, और वो जो बहुत शहर के अंदर 2 दहाई तक अफरा तफरी फैली, उसकी वजह भी यही थी, वो नाउमीदी थी, वो महरूमी थी, वो महरूमी का एहसास था जिसकी वजह से वो सूरत हाल पैदा हुई। तो एक उम्मीद पैदा हुई कराची के अंदर दोबारा कि एक शख्स है जिसको वाकई में वो समझते हैं कि पाकिस्तान के हर हिस्से को वो बराबर समझता है और उसको ओन करता है। और कराची के खास तौर पे मेरे ख्याल में एक खास रिश्ता रहा है इमरान खान का। मैं चले आपको एक बात और बताता हूँ कि कराची से इमरान खान का क्या रिश्ता है और तहरीक इंसाफ के अंदर, कि जब पान साहब की शादी हुई अभी तो 2-2.5 साल पहले, तो उसके बाद उन्होंने घर पे पहला जो डिनर किया उसमें बहुत महदूद लोगों को बुलाया हुआ था। मेरे ख्याल में 13-14 हम लोग थे, और उसमें से तकरीबन 35 से 40% वो लोग थे जिनका कराची से ताल्लुक था। तो उनका ज़ाती तौर पे भी जो है वो कराची के साथ एक कनेक्शन है। तो इसलिए कराची ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करता है इमरान खान से कि इमरान खान ज़्यादा उनके दरमियान नजर आएंगे। और मैं उनको पर्सनली भी ये एडवाइस करता रहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ। मैं आप अभी पब्लिकली भी कहूंगा कि मेरे ख्याल में इमरान खान को वह ज़्यादा जाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये तो ज़ात हो गई ना, वो वज़ीर आज़म है, और वो एक ऐसे वज़ीर आज़म है जो कराची को ओन करते हैं, जो समझते हैं। आज की भी मीटिंग में उन्होंने कहा भूल जाओ 14 सीटें, जब तक कराची की मईशत दोबारा नहीं चलेगी, जब तक कराची के शहर में अमन नहीं होगा, कराची में तरक्की नहीं आएगी, पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं। तो क्या वो फैसले करने के लिए तैयार हैं, क्या वो तरजीह देने के लिए तैयार हैं कराची को? उसका जवाब में मुझे कोई शक ही नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो है वो सुरखरू होंगे कराची के अवाम के सामने भी। और आपको नजर आएगा कि ये जो हम एक बात करते हैं कि इमरान खान खास एक दर्द रखते हैं कराची के लिए, वो आपको फैसलों के अंदर, तरजीहात के अंदर और रिसोर्स वसाइल के अंदर नजर आएगा। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये एतमाद नजर आए और कराची के अवाम के लिए डिलीवरी भी साथ नजर आए। वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर